ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे एकता सिस्टम यूनिट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर एक पूरा फुल क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दिल्ली सल्तनत के नोबल्स को सैलरी के बदले में लैंड असाइन की जाती थी, मतलब जो उन्हें सैलरी दी जाएगी उसके बदले में उन्हें लैंड दे दिया जाता था, जिसे एकता सिस्टम कहते हैं। इस एकता सिस्टम में होता ये है कि ये जो लैंड है ये सुल्तान इन्हें इनकी सैलरी के बदले में देते हैं, और इस लैंड पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो इन इक्तादार को करना होता है। जिसे ये लैंड मिलेगी उसे कहा जाएगा इक्तादार। जिसे ये मतलब लैंड को कहेंगे इक्ता, और जिसे ये मिला है लैंड उसे कहेंगे इक्तादार। इक्तादार एक अरेबिक वर्ड है। इस इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, मैंने पिछली लेक्चर्स में भी बताया है। अब एकता सिस्टम, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू। इस लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही ये सारा सिस्टम बेस्ड है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पर ही ये सारा सिस्टम बेस्ड है। इस पीरियड में लैंड को 4 हिस्सों में बांटा जाता था, 4 भागों में, ये 4 कैटेगरीज में कह लीजिए, 4 कैटेगरीज में बांटा जाता था। पहला होता था इक्ताही, दूसरा खालिसा लैंड, और तीसरा जमींदार, एंड जो चौथा पार्ट कैटेगरी होती थी वो होती थी वक्फ। पहले पढ़ेंगे इक्ता जिसे इक्तादार मुफ्ती मैनेज करते थे। इक्ता जिनको लैंड मिलती थी वो उस लैंड पर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जो मैंने बताया ना, जो लैंड दी जाएगी, जैसे कि ये लैंड अगर आपको दी गई है, इसके ऊपर जो भी उगेगा वो होगा लैंड रेवेन्यू, और वो कौन कलेक्ट करेंगे? ये इक्तादार करेंगे, जिसको ये इक्ता लैंड के इक्तादार जिसे ये इक्ता मिलेगा। ये करते क्या आते थे? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद जो जिसका हिस्सा है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद जो जिसका जितना हिस्सा है उनका सबका निकाल के, मान लीजिए ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इसमें से जो स्टेट का हिस्सा है वो निकाल दिया, जो इक्तादार का अपना एक्सपेंडिचर है मेंटेन करने का वो निकाल दिया, जो पीजेंट्स को देना है वो निकाल दिया। ऐसे निकालकर सारे हिस्से को निकालकर जो बचता है वो स्टेट ट्रेजरी के में सुल्तान को दे देंगे। ये जो इक्तादार होते थे ये डायरेक्टली इनको सुल्तान कंट्रोल करते थे और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते थे ये सारे इक्ता। फिर आती है दूसरी कैटेगरी खालिसा लैंड। खालिसा लैंड रॉयल लैंड थी जो सुल्तान के पास होती थी। इस जमीन पर सुल्तान डायरेक्टली रूल करते थे। जैसे जैसे सुल्तान आ रहे थे उन्होंने इन जमीनों को अपने अंडर ले लिया था, और फिर ये सारी जितनी भी जमीन थी ये सुल्तान डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। इस पर उनका ही सेंट्रल का ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और ये सुल्तान इसको यूजुअली मैनेज करवाते थे अपने एजेंट्स आमिल से। तीसरी कैटेगरी जो लैंड की थी वो थी जमींदारी कैटेगरी। इस कैटेगरी में इस तरीके की लैंड को जमींदार कंट्रोल करते थे, या जो पुराने राजा थे वो कंट्रोल करते थे। इसमें होता ये था कि जो जमींदार है वो अपने इस लैंड पर, इस पूरे लैंड पर अपनी ऑटोनॉमस पावर एंजॉय करेगा, इस पे अपना जुडिशरी चलाएगा, इस पे अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसमें से जो सुल्तान है उसका हिस्सा निकाल के, मान लीजिए सुल्तान का हिस्सा निकालिए, सुल्तान का हिस्सा निकाल के ये पूरा सुल्तान का हिस्सा निकाल के ये सुल्तान को दे देंगे और अपना हिस्सा रख लेंगे। अब ये अपना कितना हिस्सा रखेंगे कितना नहीं रखेंगे इससे सुल्तान को कोई लेना देना नहीं था, बस ये सुल्तान का हिस्सा सुल्तान को मिल जाए तो वो ठीक था। इनके साथ इनका एग्रीमेंट होता था, पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता था। जब तक ये इस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक सुल्तान इन्हें कुछ नहीं कहते थे। ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, आराम से सुल्तान को दे देंगे, और रेगुलर ट्रिब्यूट पे करते थे सुल्तान को, और इसके बदले में सुल्तान इन्हें गारंटी देता था कि ये इनके लैंड को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। फिर आती है लास्ट कैटेगरी जिसमें होता ही है कि लैंड है वो सुल्तान किसी को गिफ्ट के तरीके से, रिवॉर्ड के तरीके से, या पेंशन के तरीके से, या रिलीजियस इंडाउनमेंट के तरीके से दे दे तो उसे
इस कैटेगरी में डाला जाता था। इस कैटेगरी को मिल्क, इनाम या वक्फ भी कहा जाता है, WAQF, वक्फ भी कहा जाता है। ये हेरिडिटरी नहीं होती थी और इसमें जो सुल्तान है इसको बाद में वापस भी ले सकते थे। अगर मान लीजिए किसी को नाम दिया तो ये नाम, जमीन इनाम के रूप में दे दी गई है, तो ये सुल्तानी से वापस भी मांग सकते हैं। और ये इस तरीके का जो लैंड होता था ये टैक्स फ्री होता था, यहाँ से कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता था, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो दिल्ली सल्तनत में ऑफिसर्स थे वो उसी गांव के होते थे। इन्हें पटवारी, चौधरी, इस तरीके की कैटेगरीज के लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये पीजेंट्स को अपनी कमाई का 1/3 जो हिस्सा होता था वो सुल्तान को लैंड रेवेन्यू के तौर पे देना होता था। लैंड असेसमेंट करने के लिए एक फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। हम देख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे लगभग अंदाजे से कैलकुलेट कर लिया जाता था और फिर कैलकुलेट करके जो कलेक्शन होती थी उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। ऐसा कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। लैंड असेसमेंट के तरीके को दिल्ली सल्तनत में खिजर कहा जाता है, खाराज। 2 तरीके के खाराज होते थे, एक तो खाराज ए वजाही और एक खाजारे मुकासीमा। पहले वाले में ये होता था कि ये दोनों तरीके से कलेक्ट कर लिए जाते थे, कैश के तौर पे भी और काइंड में भी, मतलब कैश में भी ले लेंगे या किसी सामान के तरीके से भी ले लेंगे। इसमें ये उस समय पर डिपेंड किया जाता था कि किस तरीके से वहाँ की क्रॉप उगाई जा रही है। उसमें से 1/3 से ज्यादा हिस्सा नहीं लिया जाता था, फिक्स्ड होता था। 1/3 हिस्सा फिक्स्ड होता था। जब अगर मान लीजिए अगर किसी ने फसल उगाई है और वो खराब हो गई है तो ये उससे 1/3 हिस्सा नहीं लेते थे, एडमिनिस्ट्रेशन उससे 1/3 हिस्सा नहीं लेता था। फिर सेकेंड पार्ट मुकासिमा, ये तब लिया जाता था जब क्रॉप बिल्कुल तैयार होती थी, मतलब बिल्कुल अच्छे से रेडी है क्रॉप कटने के लिए, तब ऐसे इसकी असेसमेंट होती थी। और फिर उसके बाद इसको असेस्ट करके, लैंड को असेस्ट करके लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। ये साल में एक बार लिया जाता था। इक्तास जो थे वो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स के अंदर ज्यादा आते थे। वो ऑफिसर्स जिन पर सुल्तान को अच्छी तरीके से भरोसा है। जो मेन फंक्शंस थे इक्ता सिस्टम में वो थे इक्तादार के, वो थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड मेंटेनेंस ऑफ सुप्रीमिटी ऑफ सुल्तान। ये 3 मेन फंक्शंस थे। इसके अलावा अब हम देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ इक्ता। 4 तरीके के इक्ता थे दिल्ली सल्तनत में। पहला नॉर्मल इक्ता, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इक्ता जिसको दिया जाता था, सोली पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए और रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से आ जाए। दूसरा तामलिक, इसमें होता था कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, बस पर्पस ये है कि रेवेन्यू कलेक्ट करो और अपने काम से काम रखो। पहला एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा रेवेन्यू। तीसरा इस्तीगतल, इसका ये होता था कि इक्तादार को जो भी है सैलरी के रूप में दिया जाएगा। जितना भी कलेक्शन होगा एक तरीके से एक सैलरी के तौर पे एक आदमी को रखा जाएगा जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। दूसरा वक्फ, ये वो होते थे चैरिटेबल पर्पस के लिए, जो भी सुल्तान ने रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी चैरिटी करी है। मान लीजिए अगर कोई मॉस्क बनानी, कोई मस्जिद बनानी है, इसके लिए अगर सुल्तान ने कोई लैंड डोनेट किया है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन वक्फ को अपॉइंट किया जाता था। ध्यान रखिए, मैं खुद भूल गई थी ये चारों पॉइंट, इसलिए आपको फोटो से याद दिला रही हूँ। पहला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल इक्ता, दूसरा तामलिक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तीसरा इस्तेगाल एक सैलरी के तौर पर एक आदमी को रखा जाता था, फिर तीसरा वक्फ जो रिलीजियस एंडाउमेंट सुल्तान ने करी है उनको अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए। अब इक्तादार की ड्यूटीज और उनके रोल्स, 6 ड्यूटीज हैं टोटल। पहला तो सुपरवाइज की, जो इक्तादार है वो सुपरवाइजर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का और सुल्तान के अंडर काम करेगा, पहला सुपरवाइज। दूसरा वो ऑटोनोमस रूलर होगा अपने एरिया में, मतलब जो भी उसको इक्ता असाइन की गई है, मान लीजिए ये इक्ता उसको असाइन की गई है तो इस एरिया में वो
ऑटोनॉमस, उसकी पावर जो होगी वो ऑटोनॉमस होगी, वो एक सुल्तान की तरह यहाँ पे काम करेगा, लेकिन ये इक़्तिदार डायरेक्टली कंट्रोल की इन इक़्तिदारों को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा सुल्तान। फिर आता है तीसरा कि इनका काम क्या था, लार्ज आर्मीज मेंटेन करना, बड़ी बड़ी आर्मीज मेंटेन करना, हॉर्सेस रखना और ट्रेनिंग देना हॉर्सेस को, ताकि जब कभी भी सुल्तान को जरूरत पड़े तो ये तैयार रहें आर्मी और आकर सुल्तान के साथ लड़े। और सब में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं इतनी देर से बोलती आ रही, रेवेन्यू कलेक्शन, ये तो इनको करना ही होता था। और फिर लास्ट एडमिनिस्टर करना एक्सपेंडिचर को, मतलब कि अगर इतना मान लीजिए ये पूरा ग्रो हुआ है उनके एरिया पे, तो इसमें से पीजेंट्स को निकाल के देना, अपना हिस्सा जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है मेंटेन करने में, वो देना, और फिर इसमें से अपना हिस्सा निकालना, और फिर जो बाकी जो स्टेट ट्रेजरी को देना है वो निकालना, ये सब। तो ये ड्यूटीज हैं, एक और बार देख लीजिए। पहला सुपरवाइज करना, दूसरा ऑटोनोमस पावर थी, ये सुल्तान का ही एक दूसरा रूप कह लीजिए अपने अपनीता में, लार्ज आर्मीज मेंटेन करना, जब भी राजा को सुल्तान को जरूरत पड़े तो ये आते थे मदद करने के लिए। चौथा रेवेन्यू कलेक्ट करना, पांचवा एडमिनिस्टर करना एक्सपेंडिचर को। ऐसा नहीं था कि इनके पास सारी ही पावर्स थी, रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इनको इनकी पावर्स को काफ़ी अच्छे से सुल्तान जो था उनके ऊपर नज़र रखता था, इनकी फंक्शनिंग के ऊपर सुल्तान की खास निगाह रहती थी। इस इक़्तिदार की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली 3 एक्टिविटीज़ की गई थी। पहला तो इसे हेरिडिटरी नहीं बनाया गया था, यानी कि वंशानुगत अनुगत नहीं था ये। दूसरा, ये परमानेंट नहीं होते थे, कभी भी सुल्तान इक़्तिदार की उसको टाइटल को ले सकता था। तीसरा, इन्हें जो रॉयल एम्बलम है, इस तरीके के ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस है, ये रॉयल एम्बलम यूज करना अलाउड नहीं था, ये पर्सनली इसको यूज नहीं कर सकते थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि ये जो दिल्ली के सुल्तान है उनको 24 घंटे शक रहता था कि अगर ये परमानेंट हो जाएंगे, हेरिडिटरी हो जाएंगे या इस तरीके के रॉयल एम्बलम को यूज करेंगे तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर सुल्तान के खिलाफ ही क्या पता रिवोल्ट कर दें। तो इनकी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए ये इस तरीके के मेजर लिए जाते थे। इन्हें राइट्स भी दिए गए थे, साथ ही साथ इनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए इन्हें रोका भी जाता था। इसके साथ साथ इन्हें और क्या क्या अलाउड नहीं था, इन्हें कोर्ट को होल्ड करना अलाउड नहीं था, अपने नाम के सिक्के छपवाने अलाउड नहीं थे, रॉयल एम्बलम यूज करना या रॉयल सील यूज करना अलाउड नहीं था, एलिफेंट बगैर उसके सुल्तान की नॉलेज के रखना अलाउड नहीं था। इसके बावजूद भी जब सुल्तान की पावर सेंटर में वीक हुई है, ऐसे ऐसे सुल्तान आए जो कि वीक सुल्तान थे, तब इन इक़्तिदार की पावर बढ़ गई थी और इन इक़्तिदारों ने अपनी मनमर्जी करी थी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 2 तरीके के इक़्तिदार होते थे। पहला, जो शुरुआत से दिल्ली सल्तनत के पास थे। दूसरा, जो अब अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद जो लैंड अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंडर ली थी वो। इन दोनों में से जो दूसरी वाली कैटेगरी है, जो नई वाली कैटेगरी है, ये ज्यादा पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि सुल्तान इसे खुद कंट्रोल करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस एरिया का जो रेवेन्यू और जो टैक्सेशन मेजर्स थे वो बाकी सारे एरिया से ज्यादा थे, क्योंकि इस समय में इस टाइम में जो इस लैंड को सुल्तान डायरेक्टली रूल करता था। इसका प्राइमरी रीजन यही कहा जा सकता है कि क्योंकि लैंड बढ़ रहा था, एम्पायर बढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ रही थी, जिसके ऊपर वो चेक रखना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, मतलब हर तरफ सिर्फ इंटरनली हिंदू किंग्स से उनको खतरा था, मंगोलों से उन्हें खतरा था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से वो खतरों से घिरे हुए थे। इस वजह से उन्हें एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ रही थी, जो कि सुल्तान को अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने में मदद कर सके। साथ ही साथ इसीलिए इन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स बनाए, ऐसे रेवेन्यू रिफॉर्म्स या मिलिट्री रिफॉर्म्स इस तरीके के बनाए ताकि वो अपनी इस स्टैंडिंग आर्मी वाली नीड को, ये जो स्टैंडिंग आर्मी की इस समय की इनकी नीड बन गई थी, स्टैंडिंग आर्मी की नीड को पूरा कर सके। इन सभी रिफॉर्म्स के चलते इन्होंने सारी जमीन अपने अंडर ले ली थी और उन लोगों के हाथों से जमीन छीन ली थी जो स्टेट के लिए कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ हेरिडिटरी उनको ये जमीन मिल गई थी। और उन लोगों से छीनकर
इन लोगों से छीन कर, जो स्टेट के किसी काम के नहीं थे, उन लोगों को दे दी जो स्टेट के काम में आ रहे थे, स्टेट के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जिनको ये ऐसी ज़मीनें दी है, उन पर भी अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली अपना, जिसे कहते हैं, नज़र रखते थे, रिकॉर्ड्स रखते थे। ऐसा नहीं उन्होंने खाली सा लैंड बांट दी और फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। जिसको खाली सा लैंड बांटी है, दी है अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उसके ऊपर नज़र भी रखते थे। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी पावरफुल सुल्तान बन जाते हैं। दूसरा जो रेवेन्यू रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था, वो ये हुआ था कि बड़ा रिफॉर्म इसे कह सकते हैं। जो नोबल्स थे, उनके पास जो हेरिडिटरी नोबल्स थे और जो प्रिविलेज्ड नोबल्स थे, उन्होंने उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए भी रिफॉर्म्स किए। ऐसे हेरिडिटरी ऑफिसर्स जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसके बाद भी उसके कंपेयर में उतनी जिसे कहते हैं रेवेन्यू स्टेट ट्रेजरी में नहीं देते, ऐसे नोबल्स को जो टैक्सेस नहीं देते और खुद बहुत ज़्यादा रिच हैं, और इन नोबल्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी इन पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। इनसे सभी तरीके के टैक्सेस भरवाते हैं, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करवाते हैं और साथ ही साथ इनकी पावर्स को ज़्यादा देखते हैं। और जो ये वाले नोबल्स हैं और पीजेंट्स हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं रखना चाहते। जो पीजेंट्स टैक्सेस पे कर रहा है, वैसा ही टैक्स ये नोबल्स भी पे करेंगे। इनके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में दिया ही नहीं। दूसरा, इन्होंने पूरा हाफ कर दिया लैंड रेवेन्यू को। पहले 1/3 लिया जाता था, अब 1/3 हटा के इन्होंने पूरा हाफ रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए। और जो टेक्निक यूज करते थे वो स्टैंडर्ड यील्ड्स पे यूज करते थे। अलाउद्दीन रेवेन्यू कलेक्ट करना कैश में पसंद करते थे रादर देन काइंड। टैक्सेस, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में टैक्सेस जो थे वो जजिया, ग्रेजिंग टैक्स, सभी तरीके के टैक्स, हाउस टैक्स, हॉर्स टैक्स, सभी तरीके के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया था इन्होंने, दीवाने मुस्तखराज, जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। इसमें जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सभी तरीके के जो ऑफिसर्स थे वो डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आते थे। और इनको जो सैलरीज मिलती थी, इस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती थी, वो बाकी लोगों से ज़्यादा होती थी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ज़्यादा होती थी। ऐसा क्यों? ताकि ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग किसी इल प्रैक्टिसेस में ना आ जाए, इसीलिए। फिर आते फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी एडमिनिस्ट्रेशन में कई रिफॉर्म्स किए। सबसे पहला नए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसे ख्वाजा हिंद उद दीन कहा गया, जो कि पब्लिक रेवेन्यू की एस्टिमेट लगाते थे। इनका काम 6 साल में पूरा होता था। ये मतलब 6 साल तक पूरा एक एस्टिमेट लगाएंगे, उसके बाद पेश करते थे सुल्तान को। फिरोज शाह तुगलक ने 4 नए तरीके के टैक्सेस इम्पोज किए थे: खारिज, ज़कात, खाम एंड जजिया। फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया और जागीर दी जाने लगी ऑफिसर्स को इन प्लेस ऑफ कैश पेमेंट। कैश ना देकर ये जागीर देने लगे, जिनकी वजह से जो जागीरदार थे ये पावरफुल बन गए और आगे जाके दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। अब 3 चरणों में हम दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम को पढ़ेंगे। 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण इल्तुतमिश से लेकर खिलजी तक, अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक, जलालुद्दीन खिलजी तक, जिसने इंट्रोड्यूस किया। एज वी ऑल नो, इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के टाइम पे जो सोल्जर्स थे वो इक्तास के तरीके से पेड किए जाते थे। कोई डायरेक्ट सिस्टम, फिक्स सिस्टम नहीं था रेवेन्यू कलेक्ट असेसमेंट का। बस अंदाजन असेस कर लेते थे लैंड और उससे रेवेन्यू ले लेते थे। फिर बाद में बलबन ने इस प्रैक्टिस को चेंज किया। उन्होंने डायरेक्टली पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करी इक्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देन इन्होंने ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करा, सरप्लस से भी ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करा इक्तादार से। हर बार एक ख्वाजा अपॉइंट किया जाता था जब बलबन एक लैंड ग्रांट करते थे किसी को भी रिलीजन के लिए या किसी को भी गिफ्ट के तरीके से अगर कोई लैंड देते थे तो उसके साथ साथ एक ख्वाजा भी अपॉइंट करते थे जो इनके अंडर होता था। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक का फ्रेज। अलाउद्दीन खिलजी का अभी हमने पढ़ा, काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए थे। खालिसा लैंड और जो भी थी वो उन्होंने ज़्यादा एक्सपैंड करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जो लैंड ग्रांट्स थे वो दूर दूर के रीजन्स तक पहुंचे थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो
कैश में के तौर पर जो सैलरी थी वो सोल्जर्स को देनी शुरू करी रादर देन लैंड। अपने कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू के अंदर असेसमेंट टेक्निक्स को बदला, नए नए असेसमेंट टेक्निक्स लगवाए जिससे कि इनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से हो सके। फिर तुगलक्स के टाइम रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया 1/10 या 1/11 तक, और जो अमाउंट जो जितनी भी इनको सेंट्रल ट्रेजरी को देनी होती थी वो भी फिक्स कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी इक़्तिदार की पावर के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया, और आमिर और जो सोल्जर्स होते थे उनको भी कैश में सैलरी देते थे। फिर लास्ट फ्रेज फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के रिजीन में भी रेवेन्यू इनकम में बहुत ज़्यादा नए नए तरीके इस्तेमाल किए गए। रेवेन्यू इनकम को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी जो गांव में से रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी उसमें से दी जाती थी। छोटे छोटे इक्ता भी बनाए जिन्हें वाजिस कहा गया। सैयद्स के टाइम में हमें ऐसे इक्ता सिस्टम के बारे में कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। लोधीज के टाइम पे ये चेंज हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था और रेवेन्यू कलेक्शन था, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया। पहले एक ही रखता था, एक ही इक्ता एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, एक ही इक्ता रेवेन्यू कलेक्शन भी कर रहा है। इन्होंने वो चेंज कर दिया। परगना और सरकार को रिप्लेस करके इक्ता और मुफ्ती बन गए, और और इन्हें ही बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बना दिया। बाद में सिकंदर लोदी ने इक्तास को हेरिडिटरी कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।